शुक्रिया सुरेंद्र जी। आप तमाम लोगों को नमस्कार, आदाब, सलाम। सुरेंद्र जी ने मराठी में बोला, थोड़ा बहुत तो समझ में आया कुछ। मैं, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं गरीब नवाज हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से, मेरे पिताजी, मेरे वालिद अभी वहाँ के मौजूदा आध्यात्मिक प्रमुख हैं, सज्जादा नशीन हैं, मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ। और मैं समझा कि सुरेंद्र जी ने शायद ये चीज़ समझाई आपको कि सज्जादा नशीन का मतलब है कि अ पर्सन हु सिट ऑन द प्रेयर कारपेट ऑफ द होली सेंट। संत के जो प्रेयर कारपेट होते हैं उस पर बैठने वाले को सज्जादा नशीन कहते हैं। और अजमेर की दरगाह के अंदर सज्जादा नशीन जो होते हैं वो गरीब नवाज की औलाद में से उनके वंशज ही बनते हैं। ये वंशानुगत पद है और ज्येष्ठाधिकार पर आधारित होता है। हमारा ये मानना रहा जब से मुझे 2017 के अंदर 2017 में मेरे पिताजी ने अपना आधिकारिक तौर पर उत्तराधिकारी घोषित किया, उसके बाद से ही जहन में एक बात थी कि जिस पद पे हम बैठने जा रहे हैं उस पद की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। क्योंकि आप एक आध्यात्मिक पद पे बैठते हैं तो इसका ये सिर्फ ये माने नहीं होने चाहिए कि आप अपने खानका, अपने मठ में बैठें और श्रद्धालुओं से मिलें और वहाँ के रिचुअल्स करें। वो आपका एक अधिकार होता है, आपके वंशानुगत अधिकार होते हैं, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन जब आप किसी पद पे बैठते हैं, एक संत की पद गद्दी पे, तो उस संत की शिक्षाओं को आम फहम करने की जिम्मेदारी भी आपको मिलती है, उसका प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी भी आपको मिलती है। तो मेरी जहन में यही सोच 2017 से थी। हालांकि हम लोग काम 2014-15 से कर रहे हैं, लेकिन इसको मैंने ज़्यादा वक्त जब से दिया 2017 से दिया कि गरीब नवाज की जो मोहब्बत और अमन-ओ-आश्ती का जो पैगाम था सूफ़ी संतों का, मिलजुल के रहने का, गंगा जमनी तहजीब का, उसको आम पब्लिक तक कैसे लेके जाएं और वापस से रीस्टैब्लिशमेंट कैसे किया जाए। क्योंकि दुनिया में, हिंदुस्तान में या फिर कहीं भी देखते हैं तो सामाजिक नफ़रत बहुत बढ़ रही है, धार्मिक कट्टरता बहुत बढ़ रही है। और ऐसे में सूफ़ी संतों का पैगाम, मोहब्बत क़ुव्वत का पैगाम, मिलजुल के रहने का पैगाम, उसको आम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और वो जिम्मेदारी आधिकारिक तौर पे धर्म गुरुओं की होती है, आध्यात्मिक प्रमुखों की होती है कि वो अपने मठों से, अपनी इंस्टीट्यूशन से बाहर निकलें, पब्लिक के बीच में जाएं और लोगों से बातचीत करें। इसी को लेके हमने ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन काउंसिल बनाई। सूफ़ी वर्ड इसलिए जोड़ा कि सज्जादा नशीन जो आध्यात्मिक प्रमुख होते हैं वो भी इस काउंसिल में रहेंगे और जो उनसे जुड़े हुए सूफ़ी हैं वो भी इस काउंसिल में रहेंगे। आज पूरे हिंदुस्तान में 800 से ज़्यादा दरगाहें हमारी काउंसिल से जुड़ी हुई हैं और सभी प्रमुख दरगाहों का समर्थन हमें मिला है और हमारे मेंबर्स हैं वो सब हम मिल करके ये काम कर रहे हैं। एक तो दरगाहों की आवाज़ को एक प्लेटफॉर्म पे उठाया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में ये तारीख़ गवाह है कि दरगाहों ने हमेशा मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया है। और दरगाहें एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होती हैं जो कि मंदिर में सिर्फ हिंदू हजरात जाते हैं, मस्जिद में सिर्फ मुसलमान भाई नमाज़ पढ़ने जाते हैं। दरगाह एक ऐसा स्थान है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मज़हब का आदमी जाता है और अपनी आस्था के हिसाब से अपनी अकीदत का नजराना, श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। तो दरगाहों की आवाज़ को एक कलेक्टिव वॉइस बनाया जाए, उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उसको दूर किया जाए। कुछ वफ़ के मामलात हैं, औकाफ़ के मामलात हैं जिसकी वजह से दरगाहों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, उन पॉइंट्स को उठाया जाए। और इसके साथ साथ सामाजिक बुराइयों को दूर करने में दरगाहों को आगे लाया जाए। देश में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम रहे, धार्मिक मोहब्बत बनी रहे वातावरण, इसके लिए दरगाहों को आगे लाया जाए। इसको लेकर के हम लोगों ने काउंसिल को रजिस्टर्ड कराया। काउंसिल काम 2013-14 से कर रही है, इसको हमने रजिस्ट्रेशन 2017 में कराया। और उसके बाद में हमने अनगिनत कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हम लोग, और हम देश के राष्ट्र हित की जो भी मुद्दे हैं उसको हम खुला समर्थन करते हैं। और उसके साथ साथ हम लोगों ने हर शहर में, हम लोगों ने कश्मीर से लेकर के, जैसे आपने बताया कन्याकुमारी में, आपको बताऊँ हमने तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र में चौथी पांचवी कॉन्फ्रेंस हो रही है हमारी। इसके बाद में गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और यूपी, बंगाल, हम सब जगह कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं।
हमारा मकसद सिर्फ यही है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ सभी संतों को, सभी धर्मगुरुओं को लेकर बैठा जाए। धार्मिक प्रचार के लिए तो हम लोग अपने अपनी सभाएं करते हैं, वो हमारी प्राइवेट सभा होती है, लेकिन एक सद्भावना मंच पब्लिक को प्रोवाइड किया जाए जहाँ से धर्म के लोग बैठें और वो एक मार्गदर्शक के रूप में पब्लिक को गाइड करें कि हम लोग धार्मिक कट्टरता की तरफ जो बढ़ रहे हैं उसको रोका जाए। हिंदुस्तान का तारीखी इतिहास है हज़ारों सालों का, यहाँ सब धर्म के लोग मोहब्बत अमन के साथ रहें और ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। दुनिया हमारी तरफ नज़र लगाती है कि वासुदेव कुटुंबकम का जो हमारा एक सिद्धांत है उसको हम कैसे लेके चल रहे हैं, कि हम पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। जब हम पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं तो इस मुल्क में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम रहे और मोहब्बत के साथ जैसे हम रहते आए, एक दूसरे के त्यौहार हम मिलजुल के मनाते हैं, चाहे वो दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे ईद हो, हम मिलजुल के मनाते हैं और आज भी मना रहे हैं और इंशाल्लाह ता क़यामत तक मनाते रहेंगे। तो ये माहौल बना रहे, इसको लेकर के हम लोगों ने सद्भावना मंच का आयोजन हर जगह कर रहे हैं हम लोग, और हम वहाँ से यही स्पीच दिलाते हैं लोगों से, यही हम सब लोगों को यही आपस में डिस्कशन करते हैं कि हम धर्म के प्रचार के बाद अलावा हम पब्लिक को क्या मार्गदर्शन दे सकते हैं। धार्मिक कट्टरता से बचें, रेडिकल फोर्सों से बचें, जो हेट मैसेजेस व्हाट्सएप पे वायरल होते हैं उनसे बचें, अपने बच्चों को गाइड करें कि अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें और किसी को अगर जवाब देना है तो अपने कलम से दें, अपनी ज़बान से नहीं, क्योंकि कलम की ताकत सबसे बड़ी होती है। तो अच्छी से अच्छी, चाहे बेटियां हों, बेटियों को अच्छी से अच्छी तालीम पढ़ाएं, क्योंकि हमारा मानना ये भी है कि एक लड़का पढ़ेगा तो वो व्यक्तिगत तौर पर पढ़ेगा और एक बेटी पढ़ेगी तो पूरा परिवार पढ़ेगा। तो बच्चियों की तालीम के लिए हम काम करते हैं। हमारी काउंसिल का वुमेन विंग भी है, वुमेन विंग भी हमारा काउंसिल के लिए काम करता है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन उनकी तालीम के लिए हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो इस मकसद को लेकर के ही हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ हमें लोगों का सपोर्ट मिलता है। कुछ जगह हमें जो NGOs होते हैं उनका सपोर्ट मिलता है, कुछ जगह में हमें वहाँ के लोकल पॉलिटिकल लोगों का सपोर्ट मिलता है। हमारा मकसद है सिर्फ सद्भावना मंच को कायम करना, चाहे कोई पार्टी का आदमी हो, चाहे कोई NGO हो, हमें सपोर्ट करता है तो हम उसके साथ मंच शेयर करते हैं और अपनी बात को हम रखते हैं। इसको लेकर के हम लोग जगह जगह कॉन्फ्रेंसेस करके आए हैं। मैं पिछले 3 दिन से कॉन्फ्रेंसेस में था, जयपुर में हुई थी, हमारे मित्र हैं उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद में मैं परसों बोध गया में था, वहाँ कॉन्फ्रेंस थी, और आज कल आपके सामने हम लोग यहाँ नांदेड़ में आए थे, यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई है। हम चाहते हैं कि हमें पूरी उम्मीद है कि मीडिया का सपोर्ट हमें मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मीडिया इस देश का सबसे मजबूत स्तंभ है। हमारी आवाज़ आप भी बने। हम चाहते हैं कि इस मुल्क से नफ़रत का माहौल ख़त्म हो और ये मुल्क विश्व गुरु बने, और हम विश्व गुरु बनने की तरफ जा भी रहे हैं। हमने अग्रसर हो चुके, G20 की अध्यक्षता मिली है ना हमें, ये अपने आप में दुनिया के सामने मिसाल है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये मुल्क एक फूलों के गुलदस्ते की तरह सजा रहे, और ये फूलों को कोई अगर तोड़ना चाहता है, इसको मुरझाना चाहता है, तो उससे हम लोग को कैसे बचा सकें। इस मकसद को लेकर के हम नांदेड़ में आए थे। आपके सामने कल हमने अपने विचार रखे और आज भी आपके सामने अपने विचार रख रहे हैं। हमारा मकसद है मोहब्बत और अमन के पैगाम को आम फहम करना, मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी के लिए नहीं। इसी मकसद को लेके मेरे साथ मोहम्मद हुसैन साहब बैठे हैं, हमारी काउंसिल के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। हमारी काउंसिल के कुछ नुमाइंदे हो रहे हैं, वो रास्ते में भी आ रहे हैं आपके सामने। इसी मकसद को लेकर पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। आज आपके शहर में, कल इंशाल्लाह किसी दूसरे शहर में जाएंगे, लेकिन अब हम घर में नहीं बैठेंगे। धर्मगुरु घरों से बाहर निकल चुके हैं और सब अपने अपने लेवल पर अच्छा काम कर रहे हैं। बस ज़रूरत है कि जुड़ने की, हाथ से हाथ मिला करके हम काम करें, कड़ी से कड़ी बन के हम काम करें। मीडिया हमारी आवाज़ बने और मीडिया हमारी बात को घर घर पहुँचाए। इसी मकसद को लेकर हम लोग आए। आप तमाम लोग यहाँ हमारी कॉन्फ्रेंस में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका इस्तकबाल। अब आपकी तरफ से कोई क्वेरी हो या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मौजूदा जो पश्चिमी हुकूमत है, थोड़ा इस तरह के रुझान अपनाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ मामला सामने आ रहे हैं, तो इन तमाम सिचुएशन को देखते कहना कि हुकूमत ये सारे चीज़ों को प्रमोट कर रही है। तो जब हुकूमत अपने पूरे वसाइल के साथ इस तरह के हीट चीज़ों को प्रमोट कर रही है, तो आप इस तरह का पैगाम होता जाते क्या असर पड़ेगा, इस पर कितना असर? देखिए, मैं आपके सवाल से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हुकूमतें मुल्क के आइन के तहत बनती हैं और हिंदुस्तान का आइन बहुत मजबूत है। हुकूमतें हमेशा आवाम की फलाह बहबूदी के लिए काम करती हैं। हम बिना किसी आधार के अगर हुकूमतों पर इल्ज़ाम लगाने लग जाएंगे तो इस देश का भला नहीं होगा और बुरा होगा। हुकूमतों पे ना ये क्या होता है, हुकूमत तो हमेशा कानून के तहत, आइन के तहत काम कर रही हैं और हुकूमत का मैं रूल इसमें नहीं मान सकता। चाहे सूबाई हुकूमतें वो अच्छा काम करती हैं,
आपके यहाँ की हो, हमारे राजस्थान की हो, किसी स्टेट की हो, और हुकूमत अगर मरकज़ी हुकूमत है वो भी मुल्क के लिए काम कर रही है। हम किसी हुकूमत के नहीं, हुकूमत को तो हमें साथ खड़े होकर के उनका साथ दे करके इन जो चाहे अक़लियतों के ख़िलाफ़ कोई बयान देता है, चाहे किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ कोई बयान देता है, तो हमें हुकूमत का सपोर्ट लेकर के, हुकूमत के साथ दे करके इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। अभी जो सरकार चल रही है केंद्र में या फिर देश के हर कोने में, हर स्टेट में अलग अलग सरकार जो चल रही है, तो बीजेपी सरकार या फिर हिंदू सरकार जो भी हो, किसी भी मुद्दे को मुस्लिम और हिंदू ऐसे दो पार्ट में झगड़ा लगाती है या फिर उस मुद्दे को बार बार सामने लाते हैं जो कि अमन कायम ना रहे, ऐसा चल रहा है, तो हर बात में ढूंढा जाता है, तो क्या करते हैं? सरकार बीजेपी या कांग्रेस की नहीं होती है, सरकार भारत की होती है, भारत सरकार, भारत मान के चलें, भारत सरकार। और भारत सरकार भारत के तरक्की के लिए काम करती हैं। आप जो कह रहे हैं कि हिंदू सरकार, वो वर्ड आपने गलत यूज़ करा। तो भारत सरकार है, भारत सरकार अच्छा काम कर रही है। राजस्थान की सरकार भी मैं देख लिया, हमारे राजस्थान की सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं राजस्थान से ताल्लुक़ रखता हूँ। आम पब्लिक के लिए इतनी फैसिलिटीज़ खोल दी गई है, 25 लाख तक के इलाज फ्री हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और यही मरकज़ी हुकूमत कर रही है। तो हुकूमतों पे हम इल्ज़ाम लगाना बंद करें, हम अपने आत्मचिंतन करें। जो स्वार्थी तत्व हैं वो अपना ये गलत काम करें नफ़रत का, तो हम उनको पॉइंट आउट कर सकते हैं। हम जिस तरह से पॉलिटिशियंस हर किसी चीज़ में धर्म ढूंढते हैं आज के ज़माने में, और ये होता ही है ऐसा कि समझो कहीं पे गाय के झगड़े चल रहे हैं तो कहीं पे किस बात पे झगड़े चल रहे हैं। तो ये जो चल रहा है अभी का जो पॉलिटिशियंस है, ये हर बात में कास्ट या फिर रिलीजन ढूंढा जाता है। आपका ठीक है कि आप कह रहे हैं कि भारत सरकार है, ठीक है भारत सरकार है, मगर चला रही है बीजेपी, तो बीजेपी की सरकार है। भारत सरकार होती तो देश, वो इलेक्शन होता जब, ये आपकी थॉट है, मेरी नहीं है, जब इलेक्शन होता जब तक आप पार्टीबाजी कर सकते हैं, लेकिन जब जिस दिन वो शपथ ले लेते हैं वो भारत की सरकार होती है। भारत की सरकार आइन के तहत शपथ भी लेती है, चाहे राजस्थान की हो, चाहे अपने महाराष्ट्र की हो, चाहे कहीं की भी हो। ये बात आप सही कह रहे हैं, धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है। इसके लिए हम पहले भी डिमांड कर चुके हैं, इसके लिए एक सख्त कानून लाने की ज़रूरत है। जिस तरह भारत की सरकार चलनी चाहिए उस तरह भारत की सरकार चला रही है। मैं पॉलिटिकल एनालिसिस की तो बैठा नहीं हूँ आपके सामने कि कौन सी सरकार क्या चला रही है। मैं तो देखिए, मैं धर्मगुरु हूँ, मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ। मैं लेट मी कंप्लीट आपका इस सवाल में जवाब देता हूँ। मैं राजनीतिक की विशेषज्ञ तो हूँ नहीं आपके इस तरह के सवाल का जवाब दूँ। मैं चाहता हूँ हुकूमतों का साथ धर्मगुरुओं को देना चाहिए, और हुकूमतों को धार्मिक लोगों के साथ भी मिलकर रहना चाहिए, और आवाम का साथ समर्थन भी मिलना चाहिए जब हुकूमतें मजबूत होती हैं। हाँ, इसमें कहीं इनकार नहीं करूँगा कि जो बयानात कोई लोग दे देते हैं, जज्बात में देते हैं या इंटेंशनली देते हैं, उससे सबको बचना चाहिए, और हुकूमत को सख्त कानून लाना चाहिए कि धार्मिक कट्टरता ना बढ़े। जिस तरह से आपको तो मुल्क में जैसा लव जिहाद के नाम पर और किसी के नाम पर अक़लियतों को निशाना बनाकर मारा जा रहा है, तो ये चीज़ें सद्भावना रैली के बाद क्या ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी? देखिए, सद्भावना रैली के अंदर हम हर इशू पे डिस्कस करते हैं। तो मैंने क्या कहा, ये जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, मैं तो इसके साथ यूज़ भी नहीं करूँगा। प्यार के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, लेकिन हमारा मानना है कि जब हम सद्भावना की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश तो करें। कट्टरता हर चीज़ को लेकर बढ़ चुकी है, तो उसके लिए हम कोशिश तो करें। एक दूसरे को बुरा भला कब तक कहते रहेंगे, एक दूसरे के मज़हब के लिए उंगलियां कब तक उठाते रहेंगे। इसकी हम एक कोशिश कर रहे हैं कि सद्भावना से ही इसका इलाज है, इसके अलावा तो कोई इसका अंत होगा नहीं ना। सद्भावना से ही अंत होगा। कोई अगर दो बच्चे लड़ रहे होंगे तो उन दो बच्चों को जाकर के एक आदमी जाकर के समझाएगा कि बेटा से लड़ो मत, या दो शख्स लड़ रहे होंगे तो उनको दो आदमी जाके समझाएंगे ऐसा मत करो। तो हम लोग ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देश से नफ़रत को ख़त्म करो। आज हमारे बच्चों को नौकरियों की ज़रूरत है, तालीम की ज़रूरत है। घर में खाना आपको ये धार्मिक कट्टरता थोड़ी देगी, ये धार्मिक उन्माद थोड़ी देंगे। बच्चों को खाना कौन खिलाएगा, उनकी अच्छी तालीम कौन करेगा। इसके लिए तो हमें नए नए आयाम पैदा करने की ज़रूरत है। हम उसकी तरफ आगे बढ़ें, ख़ुद की भी तरक्की करें, खुद के समाज की भी तरक्की करें, और इस देश की तरक्की में अपना योगदान दें। देश में नफरतता कम करने का बोल रहे हैं आप धर्मगुरु के हिसाब से, तो नफरतता कौन फैला रहा है? स्वार्थी तत्व, स्वार्थी तत्व। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कहाँ से हो रहा है, ये कौन कर रहा है। मैं जज थोड़ी ना हूँ, किसी को मैं बगैर सबूत के किसी पे इल्ज़ाम लगा दूंगा।
स्वार्थी तत्व कहूँगा मैं उनको। एक पॉलिटिकल एंगल से आप इनकार कर रहे हैं, बिना पॉलिटिक्स के तो भारत में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये आपका मानना है, मैं तो आप क्या हो रहे हैं कि इस धर्म गुरु को एक पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पे जवाब लेना चाह रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं होगा। भारत में जो मुसलमानों की मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप शायद मेरे बारे में सर्च करके नहीं आए। 2017 में जब 370 हटा तो मैं कश्मीर गया था और मैंने 370 हटने का सपोर्ट किया था, ठीक है ना। भारत में जो मुसलमानों की परिस्थिति है, जो मुसलमान जो इशू से सफर कर रहे हैं, वो आपकी नज़र में नहीं, क्या कह रहे हैं आप, वापस से बोलें। मुसलमान जो इशू से सफर कर रहे हैं भारत भर में, आप देख रहे हैं कि लगातार जो है आइडेंटिटी के ऊपर जो है हमले हो रहे हैं, और ये पूरे हमले गवर्नमेंट स्पॉन्सर है, गवर्नमेंट की खुली तारीफ है इसके ऊपर। ये तो आप बेसलेस इल्ज़ाम लगा रहे हो ना। आप तो खुद ही जज बन गए, खुद ही फैसला सुना रहे हो। ऐसा नहीं होता। हिंदुस्तान के अलावा आप दूसरे मुल्क में मुसलमानों की पोजीशन देखिए। आप चाइना के बारे में बात नहीं करते हैं, क्या हो रहा हूँ मुसलमानों। आप म्यांमार के बारे में बात नहीं करते हैं। देखिए, मैं तो उस तरह का, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, ठीक है ना, और हम समझते हैं मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से बेहतर कोई मुल्क नहीं, ठीक है। आज हालात आप पड़ोसी मुल्कों में देख लीजिए। शिकायत करने का हक है ना, संविधान के दायरे में। आप रोड, मैंने क्या कहा, कुछ दिनों पहले मैं किसी फंक्शन में गया था, वहाँ बच्चे रोड पे उधम मचा रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करो और अपने कलम से लोगों को जवाब दो अगर आपको कोई शिकायत है तो। सड़कों पे खड़े होकर नारेबाजी करने से आपको ये शिकायत नहीं होगी पूरी। तो हज़रत, मेरा ये सवाल आपसे थोड़ा तल्ख है कि आपने अमरप्रीत के बयान सुने नहीं क्या? नहीं, मैंने नहीं सुने आपने। आप इतने जो है सोशल मीडिया में एक्टिव भी, अमरप्रीत जो है नहीं, आई एम नॉट दैट मच एक्टिव ऑन द सोशल मीडिया। आई एम नॉट दैट मच एक्टिव। आप देश के माहौल पे बात कर रहे हैं साहब, आपको जानकारी देनी चाहिए कि जानकारी है, पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं आता ना सामने। आप पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम पूछ रहे हैं। राजस्थान में सरकार अच्छे काम कर रही है, वहाँ पे मुगल सत्ता के विषय को लेकर कौन सा होता है? हाँ, बिल्कुल। हम देखिए, ऐसी घटनाओं की हम सख्त अल्फाज में निंदा करते हैं, बिल्कुल सख्त अल्फाज में निंदा करते हैं। जब भी तो मैं कह रहा हूँ कि धर्म पे नाम पे जो कट्टरता बढ़ रही है, इसके लिए हुकूमत को कानून लाना चाहिए, सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए। राजस्थान में आम पब्लिक के लिए तो काम कर ही नहीं सर। क्या सरकार का इन्वॉल्वमेंट था क्या उसको जला दो जाकर के? ये अब सीधे सरकार को ना घेरें आप व्यक्ति विशेष को भी तो घेरें। एक तरह से आप मोदी सरकार का डिफेंस कर रहे हैं। नहीं, मैं किसी का डिफेंस नहीं कर रहा हूँ। केंद्र सरकार का बोले अच्छा काम कर नहीं, आज मेरे साथ तो कल फंक्शन में आपने देखा ना, पूरी कांग्रेस की पूरी टीम बैठी थी। और वही बीजेपी के वक्ता है शान रिसालत में प्रस्तावित करते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। 3 तलाक से मुताबिक कानून लाया जाता है और मुसलमानों की शहरियत पे एक बड़ा सा सवाल निशान खड़ा कर दिया गया। इस तरह के मुख्तलिफ मसाइल है और आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। तो मैंने तो कहीं नाम भी नहीं लिया, आप नाम ले रहे हैं अपने हिसाब से। मैंने तो भारत सरकार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। भारत सरकार में फिलहाल चलो भारत सरकार की बात करें। हाँ, तो उनके प्रवक्ता है। देखिए, आप अपनी सोच मेरे पे नहीं थोप सकते। मैं कह रहा हूँ सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, बिल्कुल आधिकारिक तौर पे कह रहा हूँ। आप लिख लीजिए। क्यों, आपको क्या उदाहरण चाहिए बताइए, कितने उदाहरण चाहिए आपको? देखिए, सबको लेके चल रहे हैं ना। अब कोई जाति मफाद के लिए कोई अगर इंटेंशनली अगर सीन क्रिएट कर रहा तो उसको सरकार थोड़ी रिस्पॉन्ड। आप मेरा आधिकारिक लिख लीजिए, सरकार अच्छा काम कर रही है, दैट्स ऑल। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। देखिए, हम महिलाओं के लिए इतना काम अभी शुरू नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमने एक वुमेन विंग बनाया है और वुमेन विंग हमारा काम कर रहा है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। हमारी टीम अभी इतनी मजबूत पूरे देश में नहीं हुई वुमेन की, शुरुआत की है हम लोगों ने। मौजूदा हालात में तो मैं समझता हूँ दोनों को कंधे से कंधा मिला करके परिवार पालने की ज़रूरत है। तो दोनों मजबूत होंगे तभी परिवार पलेगा। इस पे मैं ये मजहबी क्वेश्चन है, तो आप ये मुफ्ती से पूछें। जी, कौन बोल रहे हैं? भाई, ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन का प्रोग्राम था। अब आपको मैं आपका जवाब देता हूँ। मैं परसों एक कार्यक्रम में था। अच्छा, आप मेरी जवाब तो सुन लीजिए। इतना हाँ, तो पेशेंस रखिए, सवाल का जवाब सुनिए, टेंशन न मत लीजिए। मैं आपके सवालों से नहीं घबराता। परसों में जयपुर में कार्यक्रम में था। पूरे कार्यक्रम में बीजेपी के
तमाम अहदेदारान मौजूद थे जयपुर में, ठीक है। वही सद्भावना का कार्यक्रम था। एक शाम भारत को विश्व गुरु बनाने का नाम था कार्यक्रम। 3 दिन पहले मैं जयपुर में था। उसके बाद में मैं बोध गया है परसों बोध गया में जिस कार्यक्रम में था तो तमाम नीतीश जी की पार्टी के लोग थे और जीताराम मांझी जी मेरे साथ ही बैठे थे मंच पे। वो वहाँ के उस प्रोग्राम के अध्यक्ष थे, उसमें मैं शिरकत की मैंने। कल आपने कार्यक्रम देखा तो हमारे साथ अशोक राव चौहान साहब थे। उनसे मेरे पिता, उनके वालिद से मेरे पिताजी के व्यक्तिगत बहुत घनिष्ठ संबंध थे, ठीक है। ये पॉलिटिकल संबंध नहीं, व्यक्तिगत संबंध है। और जब हमारे काउंसिल के जॉइंट सेक्रेटरी मेरे साथ जो बैठे हैं, ये नांदेड़ में आपके बहुत फॉलोअर थे, नांदेड़ से बहुत अच्छा रिश्ता है इनका। तब इन्होंने यहाँ पर ये प्रोग्राम करने की शुरुआत की तो ये साहब के पास गए थे, चौहान साहब के पास, और उनको इनवाइट करने की लिए बात करी थी। तो उन्होंने कहा नहीं, हम पूरा सपोर्ट करेंगे और ऐसे काम होने चाहिए। तो ये उनकी एक नेक नियति थी कि उन्होंने हमें खुल के समर्थन करा कि नहीं, इस प्रोग्राम को हम करेंगे। तो हम सब ने मिलकर ये प्रोग्राम करा और उनका हमें समर्थन ये मिला कि नहीं, उनके शहर में काम हो रहा है, वो लोकल यहाँ के जिम्मेदारान हैं, तो उनके साथ हुआ। इसको आप ये कतई मत कीजिए कि इनका सपोर्ट था, इन्होंने कैच कर लिया। हाईजैक किसने नहीं करा, हाईजैक से सद्भावना ने करा कल के प्रोग्राम को। और सद्भावना का मैसेज जो हम देना चाहते थे वो बहुत पॉजिटिव मैसेज गया है। आप लोग अगर आप नियतों के सवाल उठाएंगे ना तो कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इससे पहले आप देखिए, हम लोगों ने हर चीज़ पे राष्ट्रहित के मसलों पर बात करी। तो राष्ट्रहित सबसे बड़ी चीज़ आज की तारीख में समझता हूँ धार्मिक सद्भावना। कह दिया ना मैंने जी, नहीं मैंने कोई मुलाकात नहीं। मैंने इस घटना के साथ अल्फाज में निंदा की है और कानून के तहत उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए और एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। ये जो मोमेंट चल रही नाम परिवर्तन की, इसको इस पे आपके क्या परिवर्तन? शहरों में जो नाम तब्दील किए जा रहे हैं, इस पे आपके क्या विचार है? देखिए, नाम बदलिए, कुछ भी बदलिए, लेकिन अपने देश की सभ्यता ना बदलें, देश के संस्कार ना बदले जाएँ। हम सब मिलजुल के रहें, बस ये अच्छी ज़रूरत है। सरकार आपसे सवाल ये है कि ये जो मुल्क है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए दस्तूर पे चलता है, जो फिरका मजबूत जाने से हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर आपका क्या अध्ययन है, क्या मतलब? मैंने इस पर अभी तक कोई अपने कमेंट्स दिए नहीं है, इसको रिजर्व रखा हुआ, वक्त आने पे बोलेंगे। हम तो शुक्रिया अदा करेंगे, आप तमाम लोग आए। हम तो आपसे उम्मीद रखेंगे हमारी आवाज़ बने, एक नेक दिल से नेक मकसद को लेके चलें और इसमें कामयाबी दें। तो इसमें हमें सबका समर्थन चाहिए, मीडिया का भी चाहिए, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों उनका भी चाहिए, अदर पार्टी के लोग उनका भी समर्थन चाहिए। इसको पार्टी से ना जोड़ करके देश हित को देख करके तमाम मज़हब के लोगों को आगे लेके बढ़ें। शुक्रिया, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे मीडिया के साथ? आपके शहर नांदेड़ में हम लोग आए थे और कल हमारी सद्भावना रैली का आयोजन हुआ था ऑल इंडिया सूफी सज्जादनशीं काउंसिल की तरफ से। मैं ऑल इंडिया सूफी सज्जादनशीं काउंसिल का फाउंडर चेयरमैन हूँ। हम पूरे देश में इस तरह की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कि ताकि धार्मिक सद्भावना बनी रहे और धार्मिक कट्टरता को जो लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उनको काउंटर कर सकें, रेडिकल फोर्सेस का काउंटर कर सकें, लोगों को जागरूक कर सकें। हमारा मानना ये है कि एयर कंडीशन और 5 स्टार होटलों में बैठ कर के जो इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं ग्राउंड्स पे। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग आते हैं, दे आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द कम्युनल हार्मोनी एंड हाउ टू डील विद दिस इशू। लेकिन जो आम जनता है, जिनके दिलों में जहर घोला जाता है, वो आम लोग हैं और उनके पास हमारे को जाने की ज़रूरत है कि सब धर्मगुरु जाएँ, सब धर्मगुरु मार्गदर्शक बनकर जाएं और उनको गाइड करें कि ऐसे लोगों से बचें जो आपको आपस में लड़ाने की बात करते हैं, इस मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं, इस मुल्क को बांटने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मुल्क ही हमारी पहचान है। जब हम हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं तो लोग हमें हिंदुस्तानी कह के पुकारते हैं, ना तो हिंदू कहते हैं ना मुसलमान कहते हैं। इसी मकसद को लेकर आपके यहाँ आए थे। इससे पहले हम लोग पूरे देश में इस तरह का आयोजन कर चुके हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। कल आपके यहाँ के लोकल जिम्मेदारान ने हमें समर्थन किया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर से अशोक राव चौहान साहब का
उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नांदेड़ की जो हमारी टीम है, मोहम्मद हुसैन खान साहब और उनके तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाया। आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारी कॉन्फ्रेंस को, इस मुहिम को कामयाब बनाया। नांदेड़ की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया।